हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवरोज सिंह अपने चैनल शिवरोज सिंह में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक मेरे YouTube पर 29 वीडियो आ चुके हैं जो इतिहास, भूगोल और सामान्य ज्ञान पर आधारित है। आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपने जरूरी सुझाव दीजिए। आप मेरे वीडियो संबंधी जानकारी मेरे टेलीग्राम चैनल जनरल नॉलेज एंड हिस्ट्री पर भी जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसके पूर्व का वीडियो वैदिक कालीन सभ्यता जरूर देखिए, ताकि आप इसके दूसरे भाग को आसानी से समझ सकें। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं अपने दूसरे वीडियो के माध्यम से, जिसका विषय है पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। इसका काल है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल के विषय में पढ़ा था और साथ ही वैदिक कालीन सभ्यता के निर्माता कौन थे उसके विषय में पढ़ा, और वैदिक कालीन सभ्यता के निर्माता आर्यों के विषय में अलग अलग विद्वानों के क्या मत है उसके विषय में पढ़ा था। साथ ही उसके साहित्यिक और ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन किया था। आज वैदिक काल को हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला काल जिसे पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और दूसरा भाग जिसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो आज मैं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल पर वीडियो लेकर आया हूं। इसके बाद का वीडियो उत्तर वैदिक काल पर होगा। तो चलिए मैं आपको जोड़ता हूं। तो देखते हैं हम पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। समझते हैं किसका क्या आशय है। तो जिस काल में ऋग्वेद की रचना हुई उसे ऋग वैदिक काल कहा जाता है, और इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है। अब इस ऋग्वेद के विषय में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसको समझ लेते हैं। ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन वेद है और इसी के आधार पर इस काल का नाम ऋग्वैदिक काल है। इसके संकलनकर्ता कौन है? इसके संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन और वेद व्यास है। इस ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त हैं यानी मंत्र है। इस प्रकार से ऋग्वेद का अपने आप में बड़ा महत्व है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद के जो 10 मंडल और 128 सूक्त हैं उसमें और भी महत्वपूर्ण विषय क्या क्या है। तो इसका पहला, इसे कोट कर लीजिए, इसका पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। इसका पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है जिसका अपने आप में ही बड़ा महत्व है। 7वें मंडल की बात करते हैं तो 7वां मंडल भी अपने आप में बड़ा विशेष है। इस 7वें मंडल में 10 राजन युद्ध का वर्णन है। 10 राजन युद्ध को हम यहाँ पर समझें, क्योंकि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से 10 राजन युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस 10 राजन युद्ध में एक तरफ भारत जन के राजा सुदास और उनके पुरोहित, कोट कर लीजिए, महर्षि वशिष्ठ, और दूसरा जो जन है इसमें 10 जन हैं। इस जन के अंदर 5 जन के राजा और साथ ही इसके साथ 5 लघु जनजातियां हैं। और इन 5 लघु जनजातियों में कोट कर लीजिए अनिल, फख्त, भलानस, शिव और विषाणीण हैं। और इसके पुरोहित है महर्षि विश्वामित्र। इस प्रकार से एक दल के नेता सुदास हैं और दूसरे दल में 10 राजन हैं। इन के बीच में भीषण युद्ध होता है पुरुषणी। इसको भी कोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जाता है पुरुषणी। पुरुषणी मतलब रावी नदी। जो रावी नदी है उसका प्राचीन नाम पुरुषणी है। यहां पर सुदास और 10 राजन के बीच में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सुदास ने विजय हासिल की और सुदास जो है सम्राट बन बैठे। अब आगे देखते हैं कि इस वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है, जिसके विषय में चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो इस वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य हैं। उनकी भाषा कौन सी थी? उनकी भाषा संस्कृत थी। और संस्कृति किस प्रकार की थी? उस समय की संस्कृति मूलतः ग्रामीण कबीलाई थी। यानी एक तरह से ऋग्वैदिक काल का शुरुआती जीवन कबीलाई जीवन था। अब ऋग्वैदिक काल की
शासन व्यवस्था को समझ लेते हैं, जिसके ऊपर बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ शासन व्यवस्था को कोड करते चले जाइए। इसकी शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। राजा का शासन तो था, लेकिन राजा पर अंकुश लगाने के लिए भी व्यवस्था भी थी, और राजा जो है प्रजा का सेवक ही माना जाता था। तो यहाँ पर देखते हैं राजन शब्द, राजन शब्द का जो है ऋग्वेद में बार बार उल्लेख आया है। दूसरा यहाँ पर बिंदु आता है कि राजा को जन का रक्षक, जन मतलब जनता, राजा को जन का रक्षक, इसे कोड कीजिए गोप्ता जनस्य। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जन के रक्षक के नाम से किसे जाना जाता है, तो जन के रक्षक के नाम से राजा को जाना जाता है, जिन्हें कहा जाता है गोप्ता जनस्य। इसी प्रकार से राजा को दुर्गों का भेदन करने वाला यानी पूरा भेता, परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया कि दुर्गों का भेदन यानी दुर्ग यानी किलों का भेदन करने वाला कौन है, तो पूरा भेता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु को देखते हैं कि राज्य अधिकारी, राज्य अधिकारी के तौर पे राजा के साथ कौन हुआ करते थे, तो राज्य अधिकारी के तौर पे राजा के साथ पुरोहित एवं सेनानी हुआ करते थे। ये राजा के सबसे विश्वास पात्र हुआ करते थे और राज्य अधिकारी के तौर पे कार्य किया करते थे। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ चलते हैं और यहाँ पर रत्नीन की चर्चा बार बार जो है ऋग्वेद के अंदर आई है, उसको समझते हैं। कोट कर लीजिए, सूत, रथकार, कंपादी, ये रत्नीन थे और इनके साथ जो है इसकी संख्या 12 हुआ करती थी राजा के साथ, यानी इनके साथ और भी अन्य जो है अन्य व्यवस्थाएं थी जो जुड़कर 12 जो अधिकारी हुआ करते थे उन्हें रत्नीन कहा जाता था, जिसमें राजा भी शामिल होता था। अब हम देखते हैं कि अन्य कौन से और महत्वपूर्ण बिंदु है। कालांतर में राजा को सम्राट कहा जाने लगा, यानी जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ता गया तो राजा को सम्राट भी कहा जाने लगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ और बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि प्रारंभ में राजा का चुनाव प्रजा करती थी। ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं को हम समझते हैं, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, तो प्रारंभ में राजा का चुनाव जो है प्रजा ही करती थी, लेकिन बाद में इसमें परिवर्तन आया और यह व्यवस्था अनुवांशिक हो गई, यानी राजा का पुत्र ही राजा बनने लगा। अब आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं, तो हमें देखते हैं आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था के और महत्वपूर्ण यानी प्रशासनिक इकाई के रूप में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रशासनिक इकाई के रूप में कुल का प्रमुख कुलक हुआ करता था। दूसरी तरफ ग्राम, इस कुल से ग्राम बन जाता था और ग्राम का प्रमुख ग्रामणी हुआ करता था और ग्रामणी से विष बनता था और विष का प्रमुख विषपति होता था और विष से जन बनता था और जन का प्रमुख राजा होता था। इस प्रकार से पांचवें भाग के रूप में हम इस राष्ट्र को देख लेते हैं। अब जो ऋग्वैदिक काल में राजा होता था, राजा के अपने कर्तव्य होते थे, उत्तरदायित्व होते थे, साथ ही राजा पर नियंत्रण और राजा को सलाह देने के लिए भी कुछ संस्थाएं थी। यहाँ पर राजा को सलाह देने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए सभा और समिति नाम की 2 संस्थाएं थी। अब ये सभा में कौन हुआ करते थे, तो हम यहाँ देखते हैं सभा के अंदर कुलीन एवं वृद्धजन, कुलीन वर्ग के लोग और वृद्धजन हुआ करते थे जो राजा को सलाह दिया करते थे। इसी प्रकार से समिति में सामान्य जन जो होते थे वो समिति के भाग हुआ करते थे। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बिंदु आके जुड़ता है कि इस सभा और समिति में महिलाएं भी भाग लिया करती थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऋग्वैदिक काल के अंदर महिलाओं को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ था। अब इस ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। तो ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन पितृसत्तात्मक था, यानी पिता या बड़ा भाई ही परिवार का मुखिया हुआ करता था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऋग्वेद का प्रारंभिक समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित नहीं था, यानी ऋग्वेद के अंदर जो ऋग्वेद का जो प्रारंभिक चरण है उसके अंदर कहीं भी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं मिलता है। प्रारंभ में 3 वर्णों का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन ये वर्ण व्यवस्था का रूप नहीं थी, ये व्यवसाय पर आधारित रूप थी। इन 3 वर्णों का जो उल्लेख मिलता है इसके विषय में हम देखते हैं, वो वर्ण है ब्रह्म मतलब इसका आशय है ब्राह्मण, क्षत्र यानी इसका आशय है क्षत्रिय, और विष जो अन्य जन बच जाते थे उनको विष कहा जाता था। और जैसे मैंने पूर्व में बताया कि यह व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, जाति पर आधारित नहीं थी, यानी ऋग्वैदिक काल जो है जाति मुक्त समाज का था। कालांतर में हम आगे बढ़कर देखते हैं वो चौथे वर्ण में शूद्र शब्द का उल्लेख आया है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, कोट कर लीजिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है शूद्र शब्द का उल्लेख आया है। आगे की स्थितियों के विषय में, सामाजिक स्थितियों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। और यहाँ कोट कीजिए, उस समय स्त्रियां जो है विद्वान हुआ करती थी, जिसमें से कुछ नाम है लोपामुद्रा, घोषा और अपाला। ये महान विदुषी महिलाएं थी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ऋग्वेद के सामाजिक जीवन के अंदर और क्या क्या था। तो ऋग्वेद के सामाजिक जीवन में देखते हैं कि विवाह को पवित्र बंधन माना जाता था और पत्नी को पति का अर्धांगिनी माना जाता था, यानी पति के समान ही पत्नी को अधिकार प्राप्त था। अब आगे बढ़ के देखते हैं कि ऋग्वेदिक काल के आर्थिक जीवन की दशा कैसी थी, यानी अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ऋग्वेदिक काल की संस्कृति मूलतः ग्रामीण संस्कृति थी, हमने पूर्व में पढ़ लिया है। और ऋग्वेदिक काल का जो समाज था वो मूल रूप से, कोट कर लीजिए, पशुपालक था। ऋग्वेदिक काल का समाज मूल रूप से पशुपालक था। कृषि गौण व्यवसाय थी, यानी पहली व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पशुपालन का था, कृषि दूसरे स्थान की व्यवस्था थी। ये कैसे सिद्ध होता है? ऋग्वेद में पशुपालन की जगह बार बार जो है पशुपालन की तुलना में कृषि शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता है। इस कारण से ऋग्वेदिक काल के समाज को पशुपालक समाज के रूप में ही माना जाता है। अब अन्य व्यवस्था को हम समझते हैं कि क्या पशुपालन के साथ और दूसरी तरफ कृषि के साथ ऋग्वेदिक काल के लोग व्यवसाय करते थे या नहीं करते थे। तो इसके विषय में भी उल्लेख मिलता है। आर्य व्यवसाय भी करते थे, ये कोट कीजिए। इसके लिए पणि शब्द का ऋग्वेद में उल्लेख आया है। पणि शब्द का मतलब व्यवसाय से ही है। तो इस प्रकार से ऋग्वेदिक काल के अंदर पशुपालन के साथ जो है कृषि और कृषि के साथ व्यवसाय भी हुआ करता था। अब इसके आर्थिक जीवन के और महत्वपूर्ण पहलुओं को देख लेते हैं। आर्यों के लिए गाय सबसे पवित्र थी। ये ऋग्वेद में बार बार इसका जिक्र होता है। आर्यों के लिए गाय सबसे पवित्र थी और गाय को अघन्य कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था या देश निकाला दिया जाता था। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि गाय के अलावा ऋग्वेदिक काल समाज के लोग किन पशुओं से और परिचित थे। तो ऋग्वेद में घोड़ा को बहुत प्रिय माना जाता था, जिसे अश्व कहा जाता था। तो घोड़ा भी ऋग्वेद का एक बहुत ही प्रिय पशु था। आगे बढ़ के ऋग्वेद की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ऋग्वेद के लोग किन किन धातुओं से परिचित थे। तो ऋग्वेद के अंदर कोट कर लीजिए, सर्वप्रथम धातु की जो चर्चा हुई है वो अयस। यहाँ अयस से आशय तांबा या कांसा से है। ऋग्वेद के लोग सोने से भी परिचित थे, क्योंकि बार बार ऋग्वेद के अंदर हिरण्य शब्द का उल्लेख हुआ है। इस हिरण्य शब्द का उल्लेख का मतलब सोने से ही है। इसी प्रकार से ऋग्वेद के लोग चांदी से भी परिचित थे। ऋग्वेद के लोग जो है धार्मिक कर्म कांडों में और धर्म कर्म में भी बहुत विश्वास करते थे। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र का स्थान आता है, इसके साथ मित्र का स्थान आता है। पिछले वीडियो में हमने ऋग्वेद के अन्य पहलुओं को भी पढ़ा था, ऋग्वेद के साथ उत्तर वैदिक काल के भी पहलुओं को पढ़ा था। तो ऋग्वेदिक कालीन समाज एक बहुत ही महत्वपूर्ण समाज था और ऋग्वेदिक काल की सभ्यता बहुत ही महान सभ्यता थी। मैं अपना अगला वीडियो उत्तर वैदिक काल पर लेकर आऊंगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।